एनसीईआरटी क्लास 11 की हिस्ट्री किताब शुरू हो रही है। सबसे पहला चैप्टर है ये अर्ली सोसाइटीज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम राइटिंग एंड सिटी लाइफ। देखिए इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देके रखा गया है। बेसिकली यहाँ पे अगर आप 11th क्लास की हिस्ट्री की बात करोगे तो थीम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री डिस्कस होगी, और इसके बाद जब आप 12th क्लास में एंट्री मारोगे तो थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री डिस्कस होगी। तो 12वीं कक्षा की जो किताब है उसमें साउथ एशिया की थोड़ी बहुत हिस्ट्री और इन पर्टिकुलर इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बातचीत होगी, और यहाँ पे जो 11वीं कक्षा की किताब है यहाँ पे बेसिकली वर्ल्ड हिस्ट्री की थीम्स के बारे में बात होगी। मैं क्यों ही समय पर बात करना, तो सीधे हम लोग कंटेंट से शुरू करते हैं। टाइमलाइन 1 यहाँ पे यानी देखिए जब भी थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बात होगी या थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात होगी, जब किसी एक पर्टिकुलर थीम के बारे में आप बात करते हो और खासकर हिस्ट्री कंटेक्स्ट में बात करते हो तो टाइमलाइन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे टाइमलाइन बताई गई 6 मिलियन ईयर्स अगो टू 1 BCE। यहाँ पे MYA क्या है, ये है मिलियन ईयर्स अगो, और BCE क्या है, बिफोर कॉमन एरा या फिर बिफोर क्रिश्चियन एरा। आपको पता है जब क्रिश्चियन एरा शुरू हुआ AD, उससे पहले के समय को BCE कहा जाता है, और उसके बाद के समय को एनो डोमिनी इन द ईयर ऑफ लॉर्ड बोल लीजिए, AD बोल लीजिए, या CE कॉमन एरा बोल लीजिए, वो जो आप बोलना चाहो। तो बेसिकली यहाँ पे टाइमलाइंस का पर्पस क्या है, देखिए हर सेक्शन में एक टाइमलाइन प्रोवाइड की है। जैसे जैसे सेक्शंस बदलेंगे वैसे वैसे एक नई टाइमलाइन आपको दिखेगी। ये टाइमलाइंस क्या दर्शाती है, ये टाइमलाइंस दर्शाती है कि कैसे वुमेन और मेन ने हिस्ट्री को शेप किया है। अब देखिए एक किंग ने कब राजभार संभाला, कब उसका राजभार खत्म हुआ, कब उसने किसी दूसरे राजा से लड़ाई की, इसकी आप एक डेट स्थापित कर सकते हो। बट एक्चुअली में जो प्रोसेसेस हो रहे थे उस समय की सोसाइटी में, वो सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस प्रोसेसेस के थ्रू कैसे हो रहे थे, इसके लिए किसी एक डेट को डिसाइड करना मुश्किल नहीं है। कुछ ऐसी डेट्स हैं जो कि किसी ना किसी प्रोसेस की स्टार्टिंग को या किसी ना किसी प्रोसेस के एंड को दर्शा सकती हैं, और जैसे जैसे नए एविडेंस का डाटा मिलता जाता है हिस्ट्री में, वैसे वैसे डेट्स को रिवाइज किया जाता है। तो हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जो अभी भी पढ़ी जा रही है, तो उसमें नए एविडेंसेस के हिसाब से किसी प्रोसेस की जो स्टार्टिंग और एंडिंग डेट आगे भी बदल सकती है। यहाँ पे टाइमलाइंस को ज्योग्राफिकल बेसिस पे डिसाइड किया गया है। वो टाइमलाइंस क्या, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और कहीं कहीं पे आपको क्रोनोलॉजिकल गैप मिल सकता है, क्रोनोलॉजिकल ओवरलैप मिल सकता है हिस्टोरिकल प्रोसेस में। आप यहाँ पे बात करोगे तो कुछ टाइमलाइंस में हो सकता है आपको गैप्स नजर आए। इन गैप्स का मतलब ये नहीं कि वहां कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि उन ब्लैंक स्पेसेस में क्या हुआ ये हमें पता ही नहीं है, इसलिए हमने वहां पे ब्लैंक छोड़ रखा है। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई। टाइमलाइन यहाँ पे क्या फोकस कर रही है, टाइमलाइन फोकस कर रही है ऑन द इमर्जेंस ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमंस को कैसे इमर्ज हुए और डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स कैसे हुआ, ये फोकस करती है टाइमलाइन। और कुछ मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को भी यहाँ पे दर्शाया गया है, जैसे कि आग का इस्तेमाल करना, मेटल्स का इस्तेमाल करना, प्लाउ एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करना, व्हील का इस्तेमाल करना। तो इस प्रकार के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को भी कहीं ना कहीं टाइमलाइन से डिस्प्ले किया गया है। फिर ये भी बताया गया कि सिटीज कब इमर्ज हुई, हमने राइटिंग कब शुरू की, इन सब चीजों के बारे में भी यहाँ पे बातचीत करी गई है। तो सबसे पहले आ जाते हैं इस टाइमलाइन के ऊपर। देखिए टाइमलाइन की एक एक चीज आपको नहीं बताऊंगा, बेसिक चीज बता देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई 6 MYA टू 5 लाख BP। 6 MYA मतलब 6 मिलियन ईयर्स अगो टू 5 लाख BP मतलब 5 लाख ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। तो ये जो BP है ये बिफोर प्रेजेंट को यहाँ पे डिनोट कर रहा है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ फायर अफ्रीका में कब मिला, तो 1.4 मिलियन ईयर्स अगो मिला। ऑस्ट्रेलोपिथेकस फॉसिल्स कब मिले, 5.6 मिलियन ईयर्स अगो मिले। अभी आपको ये ज्यादा पता करने की जरूरत नहीं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है, ऐसे एक एक शब्द पे पता करने पे गए तो आप पागल से हो जाओगे। फिर 5 लाख बिफोर प्रेजेंट टू 1,50,000 बिफोर प्रेजेंट, तो होमो सेपियंस के फॉसिल्स मिले आपको कहाँ पे, अफ्रीका में। लेकिन इस समय पे यूरोप में आपको एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ फायर मिलता है लगभग 4 लाख बिफोर प्रेजेंट। उसके बाद अगर आप बात करो तो 30,000 से 10,000 ईयर्स पहले पेंटिंग्स मिली है केव्स रॉक शेल्टर्स में। ओके, कहाँ पे, अफ्रीका में। और केव्स रॉक शेल्टर्स में पेंटिंग्स यूरोप में भी मिली है, खासकर फ्रांस और स्पेन में। फिर यहाँ पे कहीं कहीं पे BCE भी लिखा है, जहां पे BP लिखा है उसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट यानी अभी से पहले, जहां पे BC लिखा है मतलब बिफोर कॉमन एरा। आप बोलोगे बिफोर प्रेजेंट और बिफोर कॉमन एरा में कितना फर्क है, तो लगभग 2000 साल का फर्क है। अभी के डेट में हम लोग किस साल में रह रहे हैं, 2021 AD में रह रहे हैं। मतलब मान लो 21 को यहाँ पे इग्नोर भी कर दो, तो मान लीजिए अगर कोई चीज आप बोलते हो 5000 बिफोर BP, तो वो ऑटोमेटिकली 3000 BCE हो जाता है, जो कि
क्रिश्चियन एरा के शुरू होने से 2000 साल लगभग बीत चुके हैं। तो यहाँ पे समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल 8000 टू 7000 BCE लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा 10,000 टू 9,000 BP, यानी बिफोर प्रेजेंट। मतलब 8000 से 7000 ईयर्स बिफोर क्रिश्चियन एरा, मतलब 10,000 से 9,000 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में आपको इन्फॉर्मेशन नजर आ रही है। जैसे फिर आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नजर आ रही है 4000 टू 2000 डोमेस्टिकेशन ऑफ डंकी, कल्टीवेशन ऑफ मिलेट, यूज ऑफ कॉपर अफ्रीका में, यूज ऑफ कॉपर यूरोप में। तो इसको मेरे ख्याल से BCE ही समझा जाएगा। ओके, क्योंकि ज्यादातर जो यहाँ पे डिस्कवरीज है BCE वाली डिस्कवरीज की रेंज कम है। यहाँ पे देख लीजिए, बिफोर प्रेजेंट की बात तब हो रही जब रेंज बहुत ज्यादा है, तो 5 लाख से 1.5 लाख ईयर्स, 1.5 लाख से 50,000 ईयर्स, 50,000 से 30,000, 30,000 से 10,000, 8,000 से 7,000, फिर 7,000 से 6,000, 6,000 से 5,000, 5,000 से 4,000। कहाँ पहुंच गए हम लोग? बिफोर कॉमन एरा में पहुंच गया, फिर कह लीजिए बिफोर क्रिश्चियन एरा में पहुंच गए। तो आपको नजर आएगा कि यूरोप में आयरन का यूज आप कब बोल रहे हो? 1100 से 1000 BCE में। ओके, ओलंपिक गेम्स कब हुए? तो 800 से 700 BCE में। टू बी प्रिसाइज, ग्रीस में 776 BCE में। आयरन का इस्तेमाल सूडान में कब हुआ? तो 800 से लेकर 700 BCE में। पर्शियंस ने इजिप्ट को कब इन्वेट किया? तो 500 से लेकर 400 BCE में। डेमोक्रेसी कब स्टैब्लिश हुई? एथेंस ग्रीस में, तो 500 से लेकर 400 BCE में। तो ये BCE के चीजें हैं। अलेक्जेंड्रिया कब स्टैब्लिश हुआ? अलेक्जेंड्रिया काफी फेमस सिटी है आज की डेट में इजिप्ट में, तो ये स्टैब्लिश हुआ 332 BC। रेंज क्या दे रखी है? 400 से 300 BC। तो ये है आपको। ओके, तो यहाँ पे अफ्रीका में और यूरोप में उस समय पे कौन से समय पे क्या हो रहा था, इसके बारे में एक रेंज सी दे रखी है। थोड़ा आगे आते हैं तो भाई एशिया साउथ एशिया के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो भाई एशिया साउथ एशिया के बारे में भी देख लेते हैं। तो 6 मिलियन ईयर्स अगो टू 5 लाख ईयर्स बिफोर प्रेजेंट क्या है? यहाँ पे यूज ऑफ फायर का साक्ष्य मिलता है एशिया में। लगभग 7 लाख ईयर्स एगो बिफोर प्रेजेंट चाइना में मिलता है। और साउथ एशिया की बात करें तो रिवत नाम की जो जगह है आज की डेट में पाकिस्तान में, लगभग 19 लाख ईयर्स बिफोर प्रेजेंट स्टोन एज साइट यहाँ पे पाई गई है। होमोसेपियंस के जो फॉसिल्स हैं वो 1 लाख ईयर्स बिफोर प्रेजेंट वेस्ट एशिया में मिलते हैं। उसके रिस्पेक्ट में फिर आप देखोगे डॉग के डोमेस्टिकेशन के साक्ष्य वेस्ट एशिया में 14,000 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट मिलते हैं। तो 13,000 से लेकर 10,000 बिफोर प्रेजेंट में आपको मध्य प्रदेश की जो भीमबेटका साइट है वहाँ की केव पेंटिंग्स नजर आती हैं। और कुछ होमोसेपियंस के फॉसिल्स मिले हैं श्रीलंका में लगभग 25,500 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट में। ये तो बिफोर प्रेजेंट की बात कर ली। जैसा कि हमने देखा है कि जो बिफोर प्रेजेंट की रेंज है वो बहुत बड़ी है। बिफोर कॉमन एरा की रेंज थोड़ी सी छोटी है। तो 8,000 से लेकर 7,000 BCE में हमको क्या मिलता है? तो वेस्ट एशिया में डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप एंड गोट, कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड बार्ले के साक्ष्य मिलते हैं। 7,000 से लेकर 6,000 BCE में डोमेस्टिकेशन ऑफ पिग एंड कैटल वेस्ट और ईस्ट एशिया में। अर्ली एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स मिलते हैं बलूचिस्तान में। 4,000 से लेकर 3,000 BCE में पॉटर व्हील्स का यूज, व्हील फॉर ट्रांसपोर्ट का यूज 3600 BCE में। राइटिंग 3200 BCE मेसोपोटामिया में। ब्रॉन्ज का इस्तेमाल, कॉपर का इस्तेमाल साउथ एशिया में। फिर आप यहाँ पे देखोगे 3000 से लेके 2000 BCE में प्लाऊ एग्रीकल्चर और सिटीज के प्रूफ मिलते हैं मेसोपोटामिया में। सिल्क मेकिंग के प्रूफ मिलते हैं चाइना में। डोमेस्टिकेशन ऑफ हॉर्स के प्रूफ मिलते हैं सेंट्रल एशिया में। और कल्टीवेशन ऑफ राइस के प्रूफ मिलते हैं साउथ ईस्ट एशिया में। अगर आप बात करो साउथ एशिया की तो सिटीज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन में यूज ऑफ स्क्रिप्ट 2700 BCE के लगभग मिलता है। तो नीचे आपको इस प्रकार की बहुत सी और चीजें मिल जाएंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1500 से लेके 1400 BCE में साउथ एशिया में ऋग्वेदा का कंपोजिशन हुआ था। मतलब अभी से अगर आप इसको जोड़ने पे जाओ तो 3,500 साल से लेके 3,900 ईयर्स अगो, मतलब आप कह सकते हो 3,500 ईयर्स से लेके अगो से लेके 3,400 ईयर्स अगो बिफोर प्रेजेंट लगभग ऋग्वेदा को कंपोज किया गया। BCE में 1500 से लेके 1400 BC। ठीक है, फिर एक और डेट यहाँ पे दिखाई जा रही 600 टू 500 BC। अगर आप वेस्ट एशिया में चले जाओ तो कॉइन्स का इस्तेमाल हुआ टर्की में। ओके, पर्शियन एम्पायर 546 BC, कैपिटल थी पर्सिपोलिस। चाइनीज फिलोसफर्स कन्फ्यूशियस 551 BC में एक्टिव था। साउथ एशिया में बात कर लीजिए तो बहुत से सिटीज और स्टेट्स में जैनिज्म और बुद्धिज्म का स्प्रेड हुआ। फर्स्ट कॉइन्स यहाँ पे सेटअप हुए। 400 से 300 BC में चले जाइए तो साउथ एशिया में तो मॉडर्न एम्पायर का स्टैब्लिशमेंट हुआ 321 BC में।
300 से लेकर 200 BC में चले जाइए तो वेस्ट एशिया में भैया एक अंपायर की स्थापना हुई, चाइना में 221 BC में, और ग्रेट वॉल का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे शुरू हुआ। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कहाँ कहाँ पे कब कब हुई हैं उसको बारे में बातचीत करी गई है। खासकर ये जो एशिया में या फिर कह लीजिए साउथ एशिया में जो हुआ, जो कि हमारा इंडिया पाकिस्तान जहाँ पे हमारी हिस्टोरिक साइड से ही साउथ एशिया का हिस्सा है। वेस्ट एशिया में तो आप कह लीजिए ईरान, पर्शिया, टर्की, इस प्रकार के देश आ जाते हैं। तो काम भर की चीजें हल्की फुल्की यहाँ पे देख लीजिए, हर चीज तो देखिए रटी नहीं जा सकती है। फिर बात की जाए अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक आइलैंड के रिस्पेक्ट में भी यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन बताई गई है। जैसे कि अमेरिका में 30,000 से लेके 10,000 बिफोर प्रेजेंट में होमोसेपियंस के फॉसिल्स पाए गए, 12,000 बिफोर प्रेजेंट के लगभग। और ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक आइलैंड्स में पेंटिंग्स पाई गई हैं लगभग 20,000 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट के टाइम पीरियड में। फिर आप थोड़ा आगे आ जाओ तो BC में एंट्री मार गए तो 5,000 से लेके 4,000 BC के टाइम पीरियड में अमेरिका में बीन्स का कल्टीवेशन देखने को मिला है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत प्रिसाइजली हर जगह की हिस्ट्री को पढ़ा गया है। 3000 से लेके 2000 BC में अमेरिका में क्या हुआ, 2000 से लेके 1900 BC में अमेरिका में क्या हुआ। कुछ जगहों पे इंफॉर्मेशन ब्लैंक है, जैसे यहाँ ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक है, नीचे ब्लैंक है। तो ब्लैंक होने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे पास इस पर्टिकुलर पीरियड की उतनी इनफ इंफॉर्मेशन है नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि उस समय पे इन जगहों पे कुछ हो नहीं रहा था, हो रहा था, बट आज की डेट में जो लोग हैं उनके पास जो कुछ भी हुआ उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब हम लोग पहुंचते हैं अपनी फर्स्ट थीम पे, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। ये जो चैप्टर है ना, ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बिगिनिंग को खंगाल रहा है। आप देखोगे तो ये बोला गया कि 5.6 मिलियन ईयर्स अगो MYA पहले ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स अर्थ की सरफेस पे नजर आएंगे, और उसके बाद बहुत अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ह्यूमंस यहाँ पे इमर्ज होंगे। जी हाँ, ह्यूमंस का भी जो एवोल्यूशन प्रोसेस है ना, वो बहुत लंबा है। आज की डेट में एक ह्यूमन के शरीर का जो ढांचा आपको नजर आता है, हमेशा से ह्यूमन के शरीर का ये ढांचा नहीं था। ढांचा बहुत अलग था और बहुत लंबी आप कह सकते हो एवोल्यूशन के फेज से ये ढांचा उभरा है। सेवरल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमंस इमर्ज हुए हैं, वो एक्सटिंक्ट हुए हैं, और आज की डेट में जो ह्यूमन बींग्स आपको नजर आ रहे हैं, बेसिकली जो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स जिनको आप बोलते हो, ऐसा बोला जाता है कि ये 1,60,000 ईयर्स अगो पहले ओरिजिनेट हुए हैं। और इस लंबी पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री में लोगों को खाना कैसे मिलता था, ह्यूमन बींग्स को खाना कैसे मिलता था? तो भाई जो मरे हुए एनिमल्स होते थे उनकी बॉडी के स्कैवेंज करके। स्कैवेंज का मतलब समझते हो कि मान लीजिए कोई जानवर मर गया तो आप देखोगे कि ऊपर जो चील कौवे होते हैं वो खोद खोद के उसकी बॉडी खाने लगते हैं। इसको बोला था स्कैवेंजिंग द कैरकेसेस। तो उस समय पे कोई आदमी जानवर मर जाता था ना, वो उस जानवर की बॉडी को स्कैवेंज कर करके उसके मीट को निकाल के पका के खाते थे पुराने समय के लोग। ऑब्वियस सी बात है, आज की डेट की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमारे प्रिमिटिव मैन को नहीं पता थी, तो उसको तो जो दिखता था वो खाना है उसको, ठीक है ना। मरने से अच्छा तो खाना ही है ना। उस समय पे वीगन जैसे कंसेप्ट तो थे नहीं, ओके कि भाई हमको वीगन बनना है, वेजिटेरियन बनना है। उसके बाद अगर आप देखोगे कि धीरे धीरे जो पीपल थे, अर्ली पीपल, उन्होंने स्टोन टूल्स बनाने सीखे, किसी भी तरीके से एक दूसरे के साथ बातचीत करनी सीखी। फिर आप देखोगे जैसे जैसे समय बीतता गया, अलग अलग तरीके फूड को ऑब्टेन करने के भी इन्होंने इजाद किए। हंटिंग गैदरिंग भी चालू रही। आज की डेट में भी आप देखोगे उस समय पे भी हंटिंग गैदरिंग चलती थी, और आज की डेट में भी आपको हंटिंग गैदरिंग दिख चाहिए। हंटिंग गैदरिंग का मतलब क्या होता है कि आपको जानवर दिखा, उसके पीछे दौड़ा, आपने उसको मारा और उसको काट के पका के खा गए। दिस इज बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ हंटिंग गैदरिंग। आज से लाखों साल पहले चले जाइए, चाहे 5.6 मिलियन ईयर्स पहले की प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ ह्यूमंस की बात कर लो, चाहे 1,60,000 साल पहले की जो मॉडर्न ह्यूमंस का जो अर्लीस्ट फॉर्म था उसकी बात कर लो, ये सब हंटिंग गैदरिंग करते थे। और आज की डेट में भी दुनिया में बहुत जगहों पे आपको हंटर गैदरर्स मिल जाएंगे। ओके, तो पुराने समय के लोगों की, पुराने समय की हंटर गैदरर्स की लाइफस्टाइल कैसी होगी, उसके बारे में आज की डेट के हंटर गैदरर्स को देख के थोड़ा बहुत पता किया जा सकता है। यहाँ पे एक शब्द आपके सामने बार बार आएगा, फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? तो फॉसिल्स की पहले परिभाषा देखते हैं एक बार। दे आर द रिमेन्स और इम्प्रेशंस ऑफ अ वेरी ओल्ड प्लांट, एनिमल और ह्यूमन। तो फॉसिल किसी प्लांट का भी हो सकता है, किसी जानवर का भी हो सकता है, किसी ह्यूमन का भी हो सकता है। और ये फॉसिल अब चूंकि इतना पुराना हो चुका है तो पत्थर के फॉर्म में आ चुका है, इतना कड़ा हो चुका है कि इसने अपने आप को पत्थर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। या फिर हो सकता है कि ये फॉसिल किसी रॉक के साथ एम्बेडेड मिले आपको, समझ गए? तो फॉसिल किसी प्लांट का, किसी एनिमल का, किसी ह्यूमन का वो हिस्सा हो सकता है जो कि पत्थर में बदल चुका हो सकता है कहीं अलग पड़ा हो, या फिर किसी और आसपास के रॉक के साथ एसोमिलेट करके उसमें घुल मिल गया हो और उसके चलते मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वो प्रिजर्व रहा हो।
क्योंकि क्या होता है ना कि रॉक का एसिमिलेशन हो रहा है, मान लीजिए सेडिमेंटेशन में कहीं से सेडिमेंट्स आ रहे हैं, एक जगह पे इकट्ठे होते जा रहे हैं, यहीं पे कोई फॉसिल भी पड़ा तो वो फॉसिल इनके अंदर आप कह सकते हो एसिमिलेट हो गया, बाद में पूरी रॉक बदल गई। आज की डेट में उस रॉक में खोद खोद के फॉसिल कभी कभी आप बाहर निकाल देते हो। कई बार तो जो ह्यूमन स्केलेटन्स होते हैं वो भी इन रॉक्स के बीच में दबे हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन फॉसिल्स की डिस्कवरी दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे देखी गई है। ह्यूमन स्केलेटन्स अलग अलग समय पे दुनिया की अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं, उनके ऊपर शोध होती है। तो ह्यूमन फॉसिल्स की डिस्कवरी, स्टोन टूल्स की डिस्कवरी, केव पेंटिंग्स की डिस्कवरी, इसके दम पे हमने अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ पता किया है। हर चीज की अपनी अलग हिस्ट्री, हर इलाके की अपनी अलग हिस्ट्री। जब शुरुआत में आज से लगभग 200 साल पहले फॉसिल्स का मिलने की शुरुआत हुई थी ना, उस समय पे कुछ लोगों ने बोला कि भाई ये जो फॉसिल्स मिल रहे हैं ये कुछ ऐसे ह्यूमंस हैं जो ह्यूमन आज की डेट में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। मतलब कि शुरुआत में कुछ ऐसे आप कह सकते हो स्कॉलर्स थे जिन्होंने ये मानने तक से मना कर दिया है कि जो अर्ली ह्यूमंस के रिमेन्स आज हमको मिल रहे हैं ये अर्ली ह्यूमंस आज की डेट में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। आज के ह्यूमंस का जो शारीरिक ढांचा है, इससे पहले जो एवोल्यूशन के प्रोसेस के समय पे ह्यूमंस मिलते थे ना, उनका शारीरिक ढांचा अलग था। तो हमसे पहले जो ह्यूमंस थे जो आज की डेट में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनके शारीरिक ढांचे कभी कभी एक्सकेवेशन के थ्रू बाहर निकलते हैं। तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि भाई ये पहले की ह्यूमन का शारीरिक ढांचा है, इस प्रकार की ह्यूमंस आज की डेट में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो इस बात को कभी कभी शुरुआत में कुछ आप कह सकते हो साइंटिस्ट ने या फिर कह लीजिए कुछ एक्सपर्ट्स ने माना ही नहीं। देखिए क्या लिखा हुआ है। Very often when such finds were first made, most scholars refused to accept that these fossils were the remains of early humans. They were also skeptical about the ability of early humans to make stone tools or paints. It was only over a period of time that the true significance of these finds were realized. मतलब आज की डेट में जो ह्यूमंस है, इससे पहले ह्यूमन बींग्स जो थे, इससे पहले की जो ह्यूमन रेस थी जो कि अभी के मॉडर्न ह्यूमन से अलग हैं, उनके भी स्केलेटन्स हमको मिले हैं जो कि प्रेजेंट ह्यूमन से बहुत ज्यादा अलग है। इसके बेसिस पे हमने इस बात को प्रूव किया है कि भाई ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है, क्योंकि हमें उन ह्यूमन स्पेशीज के फॉसिल्स मिले हैं जो आज के मॉडर्न ह्यूमन जैसे नहीं है। आप बोलोगे ऐसे कौन से फॉसिल मिले, उसके बारे में उनके स्कल का स्ट्रक्चर को भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। अब एक फॉसिल कितना पुराना है इसके बारे में हम कैसे जानते हैं, तो आप डायरेक्ट केमिकल एनालिसिस से कार्बन डेटिंग करके पता कर सकते हो कि भाई इसकी एज कितनी है, या फिर जिन सेडिमेंट्स के साथ वो फॉसिल पाए जाते हैं उन सेडिमेंट्स के डेटिंग करके आप ये पता कर सकते हो कि भाई जिन सेडिमेंट्स के साथ वो फॉसिल्स मिले हैं, या उन फॉसिल्स की सीधी सीधी डेटिंग करो और आप पता कर लो कि वो जो चीज आपको पर्टिकुलर, वो जो फॉसिल आपको पर्टिकुलर मिला है वो एक्चुअली में कितना पुराना है। स्पेशीज की बात की जाए तो स्पेशीज क्या होता है, स्पेशीज एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को ब्रीड कर सकते हैं। तो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के थ्रू वो अपने यंग वंस को पैदा कर सकते हैं। नॉर्मल करिए समझा जाता है कि एक स्पेशी का पर्टिकुलर जानवर दूसरे स्पेशी के जानवर के साथ मेट करेगा तो इनफर्टाइल ही होगा, मतलब नए बच्चे पैदा नहीं हो सकते। यहाँ पे फिर आगे बात करते हैं। अब 200 साल पहले जब हमको पुराने फॉसिल्स मिल रहे थे, उस समय पे जैसा कि मैंने बताया बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स थे जो इस बात को मानने के लिए काफी रिलेक्टेंट थे कि भाई ये जो फॉसिल्स हमको मिल रहे हैं ये अर्ली फॉर्म्स हैं ह्यूमंस के। उनका ये बोलना था कि भाई ये मॉडर्न ह्यूमंस के ही पार्ट हैं, बस हो सकता है कि कुछ उनके फिजिकल स्ट्रक्चर में कुछ अलग हो गया। कुछ ऐसे स्कॉलर्स थे जो कि कहीं ना कहीं पुराने थॉट प्रोसेस से अफेक्टेड थे। तो उनका बिलीफ था ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल में, और ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल में क्या लिखा हुआ है, ये जो ह्यूमन ओरिजिन है दिस इज बेसिकली अ क्रिएशन बाय गॉड। तो आपके धर्म में लिखा है कि ये जो आप कह सकते हो कि ह्यूमन ओरिजिन है दिस इज अ क्रिएशन ऑफ गॉड। तो जब ह्यूमन ओरिजिन आपको क्रिएशन ऑफ गॉड नजर आ रहा है तो उसके पीछे का लॉजिक और साइंस आप देख ही नहीं पा रहे हो, और यहाँ पे आपको प्रॉपर साइंस नजर आ रही है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जो ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ है ये स्टेजेस में हुआ है। आज की डेट में जो मॉडर्न ह्यूमन आपके सामने आके खड़ा हुआ है ये बहुत सारी स्टेजेस से गुजरा है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें उसका इवोल्यूशन हुआ है ये स्टेजेस में हुआ है। आज की डेट में जो मॉडर्न ह्यूमन आपके सामने आके खड़ा हुआ है ये बहुत सारी स्टेजेस से गुजरा है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो अगस्त 1856 में कुछ वर्कमैन लाइमस्टोन की क्वायरिंग कर रहे थे नियंदर वैली में, कहां पे, जर्मन सिटी ऑफ ड्यूसेलडॉर्फ में। वहां पे उनको एक स्कल मिला। इस स्कल को कार्ल फुलहॉर्ट रॉट नाम के एक स्कूल मास्टर को दिया गया, ये नेचुरल हिस्टोरियन भी थे। इन्होंने जब इसकी एनालिसिस की तो इनको पता चला कि भाई ये तो मॉडर्न ह्यूमन जैसा है ही नहीं,
तो उसने इसके स्कल का एक प्लास्टर कास्ट बनाया, एक आप कह सकते हो कि प्लास्टर से इसके स्कल का एक दूसरा फॉर्म बनाया, और उसको हरमन शॉफ्समैन नाम के एक प्रोफेसर को दिखाया। ये प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी थे बॉन यूनिवर्सिटी में। बाद में दोनों ने मिलकर एक पब्लिकेशन किया और ये बताया कि भाई ये एक ऐसे ह्यूमन का स्कल है जो एक्सटिंक्ट हो चुका है। समझ गए? अब हमारी ह्यूमन रेस तो एक्सटिंक्ट हुई नहीं है, मतलब हमसे पहले कोई एक ऐसी ह्यूमन रेस सामने आई थी जो कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, और हम उसके भी इम्प्रूवमेंट है। उस समय पे बहुत सारे लोगों ने इस बात को मानने से मना कर दिया, ठीक है ना, लेकिन अब सब लोग इस बात को मानते हैं। तो वो जो पुराने ह्यूमंस थे वो किस प्रकार के थे, उनका स्कल किस प्रकार का था, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अभी आगे दी हुई है, उस पर भी हम लोग आते हैं। फिर बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग फॉसिल्स। देखिए फॉसिल्स की रिकवरी का जो प्रोसेस है ना, अपने आप में बहुत पेन्स टेकिंग है। पहली बात तो फॉसिल की एग्जैक्ट एज क्या है, इसको पता करने में ही अच्छे अच्छे लोगों के हालात खराब हो जाते हैं। आपको फॉसिल की एज को पता करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है। कोई फॉसिल कहाँ पे मिला, उसकी प्रिसाइज लोकेशन जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि केवल आप उस फॉसिल की कार्बन डेटिंग नहीं करते हो, उसके आसपास की जो जगह है ना, वहां पे जो चीजें मिल रही है उनकी कार्बन डेटिंग भी करके भी चीजों को मैच करने की कोशिश करते हो कि हाँ भाई एक साइंटिफिक लॉजिक यहाँ पे जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। तो यहाँ पे आपको एक स्क्वायर बना नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल बना नजर आ रहा है। ये जो स्क्वायर है ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन को माप रहा है उस पर्टिकुलर चीज की जो वहां पे मिली है, और ये जो ट्राइंगल है ये वर्टिकल पोजीशन को माप रहा है। मतलब आर्कियोलॉजी में एक पर्टिकुलर चीज कौन सी जगह पे मिली, इसके बहुत इंपॉर्टेंट मायने हैं। फिर भाई फॉसिल को रिकवर करने का तरीका भी अपने आप में बहुत मुश्किल है। अगर राइट साइड पे आप ये इमेज देखो तो अंदर से ये कलर का एक फॉसिल निकल रहा है और बाहर इसके ऊपर देखिए किस प्रकार की कलरिंग है। तो कैसे फाइनल इक्विपमेंट्स को लेके ऊपर की कवरिंग को हटाया जा रहा है और अंदर के फॉसिल को यहाँ पे रिकवर करने की बात की जा रही है। ये बहुत धीमा प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस है। यहाँ पे पेशेंस तो चाहिए ही चाहिए, बहुत सारी स्किल भी चाहिए, नहीं तो जो इंपॉर्टेंट डिस्कवरी आप करने वाले हो वो आपके हाथ से भी निकल सकती है यहाँ पे। तो रिकवरिंग फॉसिल्स, फॉसिल को रिकवर करने में सबसे पहले तो आपको जिस पर्टिकुलर जगह से वो चीज मिली है उस पर्टिकुलर जगह के बारे में जानना है। सिर्फ उस फॉसिल के एज को नहीं, उसके आसपास के जो फाइंड्स हैं उनकी एज भी आप निकालते हो, तो आपको पता करता है कि एक्चुअली में वो फॉसिल वहां पहुंचा कैसे। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि वो पर्टिकुलर फॉसिल वहां पे पहुंचा कैसे, और ये आप तभी जान सकते हो जब आप उसकी प्रिसाइज लोकेशन को मैप करो। समझ गए? और चूंकि फॉसिल जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस में आपको साथ मिले, ज्यादातर केसेस में फॉसिल कुछ इस प्रकार से आपको मिलता है जिसको आपको रिकवर करने में ठीक ठाक समय लग जाता है। ओके, यहाँ पे देखें 24 नवंबर 1859 का समय दे रखा है। चार्ल्स डार्विन की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नाम की पब्लिकेशन पब्लिश हुई। इवोल्यूशन की स्टडी में इस पर्टिकुलर पब्लिकेशन को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। शुरुआत में इसकी 1250 कॉपीज पब्लिश हुई जो तुरंत उसी दिन बिक गई, और यहाँ पे डार्विन ने बताया कि किस प्रकार से ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्कल दिख रहा है कि निएंडरथल मैन का, ये जो पर्टिकुलर स्कल है ना निएंडरथल मैन का, ये कहीं ना कहीं मॉडर्न ह्यूमंस के स्कल से अलग है। ओके, इस प्रकार के जब स्कल्स हमारे फॉसिल्स की खोज के दौरान पे निकलने शुरू हुए तो बहुत सारे ऐसे साइंटिफिस्ट थे जिन्होंने बोला कि अरे नहीं भाई ये तो कोई पैथोलॉजिकल इडियट होगा, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि हमसे पहले कोई ह्यूमन की स्पेशी रही हो। नहीं भाई, हमसे पहले भी ह्यूमन की स्पेशी थी। ये अलग बात है कि वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है और हम बचे हुए हैं। समझ गए? कभी कभी शुरुआत में बड़े बड़े स्कॉलर्स इसलिए भी इन सब बातों को नहीं मान पाए क्योंकि वो धर्म की बातों को मानते थे। ओल्ड टेस्टामेंट में जो लिखा था उसको मानते थे। अभी आज की डेट में वेद पुराणों में जो लिखा हुआ है अगर हम आंख बंद करके वही सब मानने लगेंगे तो हम भी मॉडर्निटी की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। ये बात सच है। आगे बात करते हैं द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, द प्रीकर्सर्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे 4 प्रकार के स्कल्स नजर आ रहे हैं आपको, ए, बी, सी और डी। ये जो ए वाला आप कह सकते हो स्कल है वो एप को बिलोंग करता है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। जो बी वाला स्कल है वो ऑस्ट्रोलोपिथिकस को बिलोंग करता है, ये वाला इधर है। सी वाला जो स्कल है उसकी जो स्पेशीज है वो है होमो इरेक्टस, जो कि बेसिकली एक अपराइट मैन है। अपराइट मैन देखिए शुरुआत में यहाँ पे जो ह्यूमंस इवॉल्व हुए वो 4 पैर थे उनके, मतलब हमारे जो 2 पैर हैं
ठीक है ना। और हमारे जो 2 हाथ हैं, हम चारों का प्रयोग करके चले तो कुछ उस प्रकार के थे, पहले 2 ए और बी। जब आप पहुंचे सी और डी पे, तब अपराइट मैन का कंसेप्ट आ गया, होमो इरेक्टस आ गया। मतलब अब वो केवल अपने 2 पैरों पे चल रहे थे, हाथ किसी और काम के लिए प्रयोग कर रहे थे। और फाइनली डी, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस को बोला गया वाइस प्रकार से सोचने वाला आदमी, जो कि अपने दिमाग का ज्यादा प्रयोग करता है। और जो प्रेजेंट डे ह्यूमन बींग्स हैं, वो इसी होमोसेपियंस का पार्ट माने जाते हैं। लेकिन इस होमोसेपियंस से पहले 3 वैरायटीज पहले ही डेवलप कर चुकी हैं। पहली वैरायटी है एप की, दूसरी वैरायटी है ऑस्ट्रेलोपैथिकस की, जिसको बोला गया है यहाँ पे बी फिगर में, तीसरी है होमो इरेक्टस की, और चौथी है होमोसेपियंस की। और इन पर्टिकुलर 4 फिगर्स को कंपेयर करके आप पता कर सकते हो कि हाँ भाई क्या फर्क है। अगर आगे बढ़ते जाओगे आपको दिखता जाएगा कि जो चौड़ाई है इनके स्कल की, वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। ओके, ये कितना ज्यादा चौड़ा है, और थोड़ा कम चौड़ा, थोड़ा और कम चौड़ा, थोड़ा और कम चौड़ा। प्लस इनके फोरहेड का जो फ्रंट वाला हिस्सा है ना, वो एप में बहुत ज्यादा उठा हुआ है, ठीक है, बी वाले में थोड़ा कम उठा है, सी वाले में और कम उठा है, और कहीं ना कहीं डी वाले में फोरहेड का हिस्सा यहाँ पे थोड़ा बहुत प्लेन हो गया, केवल नाक उठी हुई नजर आ रही है। जबकि इससे जस्ट पहले सी में चले जाइए, होमो इरेक्टस में चले जाइए, तो हमारे फोरहेड के नीचे का हिस्सा यहाँ पे आगे की तरफ उठा हुआ दिख रहा है, लेकिन ऐसा होमोसेपियंस में नजर नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार के कुछ आप कह सकते हो फीचर्स में यहाँ पे एवोल्यूशन आया है। और ये जो एवोल्यूशन है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इन अलग अलग टाइप्स के, मतलब एप के, ऑस्ट्रेलोपैथिकस के, होमो इरेक्टस के भी आपको बहुत सारे अलग अलग सब टाइप्स दिख जाएंगे। और अभी भी ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो अनआंसर्ड हैं, अभी भी इनके बारे में पूरी तरीके से जानकारी अवेलेबल नहीं है, अभी भी इनके बारे में शोध चालू है। अब यहाँ पे हम लोग एग्जैक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं। ह्यूमन लाइक जो आप कह सकते हो स्पेशीज है, ये डेवलप होना शुरू होंगी 36 मिलियन ईयर्स अगो से 24 मिलियन ईयर्स अगो पहले, यानी 3 करोड़ 60 लाख साल पहले से 2 करोड़ 40 लाख साल पहले। ओके, बहुत बड़ा टाइम है ये। क्या इतने बड़े टाइम की हिस्ट्री आप लिख सकते हो? अगर मान लो आप किसी एक पेज ऑफ योर बुक को 10,000 साल मानो, मतलब आपने कोई एक पेज लिखा हिस्ट्री का, और वो पेज रिप्रेजेंट कर रहा है 10,000 सालों को, तो 10 पेज रिप्रेजेंट करेंगे 1 लाख सालों को, 100 पेज रिप्रेजेंट करेंगे 1 मिलियन ईयर्स को, ठीक है भाई। और 36 मिलियन ईयर्स को अगर रिप्रेजेंट करना है तो आपको 3600 पेजेस चाहिए। मतलब अपने आप में इसके हिस्ट्री को माप पाना एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे बेसिकली हम बात करेंगे मैमल्स की, और मैमल्स के अंदर भी एक ग्रुप उभर के आया जिसको यहाँ पे बोला गया प्राइमेट्स। प्राइमेट्स बेसिकली इट वाज अ कैटेगरी ऑफ मैमल्स। मैमल्स की कैटेगरी बहुत बड़ी है, लेकिन अफ्रीका और एशिया के अंदर मैमल्स के अंदर एक सब कैटेगरी उभरी जिसको बोला गया प्राइमेट्स। इस प्राइमेट्स में क्या क्या आते थे? इस प्राइमेट्स में आते थे बंदर, मंकीज, एप्स और ह्यूमंस। तो भाई मैमल्स के अंदर एक सब ग्रुप उभरा प्राइमेट्स, और इस प्राइमेट्स के अंदर और बहुत सारे सब ग्रुप्स थे जिसमें मंकीज आते थे, एप्स आते थे, ह्यूमंस आते थे। इनकी खास बात क्या थी? इनकी खास बात ये थी कि इन सब ग्रुप में के बॉडी पे, पहली बात तो बॉडी हेयर हुआ करता था और उनका लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड था। आप बोलोगे लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड क्या होता है? तो भाई ये पैदा होने से पहले बहुत लंबे समय तक अपनी माँ के वॉम्ब में रहते हैं, तो इसको आप कहते हो गेस्टेशन पीरियड। 9 महीने का गेस्टेशन पीरियड होता है एक मॉडर्न ह्यूमन का, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो 9 महीने तक लगभग माँ की कोख में रहता है और फिर जन्म होता है, तो इसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। तो लंबा गेस्टेशन पीरियड था इन प्राइमेट्स का। एक तो इनकी ये खासियत थी। दूसरी बात, इनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स थे। तीसरी बात, इनके टीथ्स थोड़े अलग प्रकार के थे, और ये कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते थे। तो इस आधार पे मैमल्स के अंदर एक कैटेगरी बना दी गई जिसको बोला गया प्राइमेट्स। ठीक है भाई, अब इस प्राइमेट्स पे हम लोग फोकस करते हैं। तो आप कह सकते हो कि लगभग 36 मिलियन ईयर्स अगो मैमल्स के अंदर से प्राइमेट्स बाहर निकल गया। अब इस प्राइमेट के अंदर से 24 मिलियन ईयर्स अगो एक और सब ग्रुप निकला जिसको बोला गया होमोनॉइड्स, और इस होमोनॉइड वाले सब ग्रुप में आते थे एप्स, ठीक है ना। और फिर 5.6 मिलियन ईयर्स अगो इसमें से निकले होमोनिड्स। तो समझिए, सबसे ऊपर है मैमल, मैमल के नीचे आया प्राइमेट, प्राइमेट के नीचे आया होमोनॉइड। होमोनॉइड मतलब HOMINOIDS। ये होमोनॉइड निकला लगभग 24 मिलियन ईयर्स अगो। प्राइमेट्स निकले लगभग 36 मिलियन ईयर्स अगो। मैमल्स कब निकले इसकी तो बात ही छोड़ दो, टाइम स्केल आपको पता है कितना बड़ा है। और होमोनिड्स निकले लगभग 5.6 मिलियन ईयर अगो।
अब ये जो होमोनिड्स थे ये होमोनॉइड से ही निकले थे, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस थे, कुछ कॉमन फीचर्स थे। जैसे फॉर एग्जांपल होमोनॉइड्स थे जो पहले निकले थे, उनका जो ब्रेन था वो छोटा था, होमोनिड्स का ब्रेन थोड़ा बड़ा था। ये जो होमोनॉइड्स थे ये क्वाड्रूपेड्स थे। क्वाड्रूपेड्स मतलब अपने 2 हाथ और 2 पैर इनके ऊपर चलते थे, लेकिन इनके जो 4 लिम्स थे वो फ्लेक्सिबल थे। होमोनिड्स की बात करो तो इनका पोस्चर अपराइट था और ये केवल 2 पैरों के दम पे चलते थे, तो बाइपेडल लोकोमोशन था। इनके हाथ को इस्तेमाल करने का तरीका भी अलग था। इनका हाथ कुछ ऐसा था कि ये टूल्स को इजाद कर पाए। होमोनॉइड्स का जो हाथ था वो ऐसा नहीं था कि वो टूल्स को इजाद कर पाए। कहीं ना कहीं उनका ब्रेन छोटा था, तो ब्रेन को यूज करने की ताकत भी होमोनॉइड्स में कम थी, लेकिन होमोनिड में ज्यादा थी। क्योंकि होमोनिड बाद में आए हैं, तो होमोनॉइड्स के रिस्पेक्ट में होमोनिड में ब्रेन का जो डेवलपमेंट था वो ज्यादा था। और ये जो होमोनॉइड्स और होमोनिड्स के ऊपर जो शोध हो रहा है ना, ये केवल इस बेसिस में नहीं हो रहा कि स्केलेटन्स पढ़ रहे हो, इसके साथ साथ और चीजों को भी पढ़ा जा रहा है। जैसे कि इस टाइम पीरियड में अलग इलाकों में, खासकर अफ्रीका में, किस किस प्रकार के टूल्स का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये टूल का प्रयोग कौन से समय पे किया गया, और उस समय पे स्पेशीज और फॉसिल्स किन किन स्पेशीज के मिल रहे थे, दोनों को कोरिलेट किया गया। ये जो होमोनिड्स थे इनका ओरिजिन अफ्रीका से आया। इसके लिए 2 एविडेंसेस को सामने रखा गया। पहली बात तो यह है कि जो अफ्रीकन एप्स हैं दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू होमोनिड्स। जो अफ्रीका में आज की डेट में एप पाए जाते हैं वो होमोनिड्स के ऑलमोस्ट बहुत बराबर है। और अगर आप बात करो, दूसरा जो एम है वो है कि जो अर्लीस्ट होमोनिड फॉसिल मिला है वो किस जेनस को बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है ऑस्ट्रेलोपैथिकस को। और ये जो ऑस्ट्रेलोपैथिकस हैं ये ईस्ट अफ्रीका में पाए गए हैं लगभग 5.6 मिलियन ईयर्स अगो। कहने का मतलब ये है कि ये जो अर्लीस्ट होमोनिड फॉसिल्स हैं दे आर वेरी क्लोज टू, दे आर एक्चुअली बिलोंगिंग टू जेनस ऑस्ट्रेलोपैथिकस, जो कि ईस्ट अफ्रीका में पाए गए हैं, जिसके फॉसिल और जिसकी उम्र लगभग 5.6 मिलियन ईयर्स अगो है। अगर आप बात करो अफ्रीका में इन होमोनिड्स का सोर्स क्यों माना गया है, ऐसा क्यों माना गया है कि ये जो होमोनॉइड्स के बाद जो होमोनिड्स आए हैं वो अफ्रीका से आए हैं, इसलिए दोस्तों क्योंकि अफ्रीका के बाहर जो बाकी जगहों पे होमोनिड्स के फॉसिल मिल रहे हैं वो 1.8 मिलियन ईयर्स पहले के मिल रहे हैं, लेकिन जो होमोनिड के फॉसिल अफ्रीका के अंदर मिल रहे हैं वो 5.6 मिलियन ईयर्स अगो है। और अभी हमने इस बात को देखा है कि भाई सबसे पहले आए मैमल्स, मैमल्स के अंदर से निकले प्राइमेट्स, प्राइमेट्स के अंदर से निकले होमोनॉइड्स, और होमोनॉइड्स के बाद निकले होमोनिड्स। ये होमोनिड्स निकले 5.6 मिलियन ईयर्स पहले। क्यों? क्योंकि 5.6 मिलियन ईयर्स पहले ही इनके स्पेशीज के फॉसिल मिलते हैं ईस्ट अफ्रीका में, लेकिन किसी भी और कॉन्टिनेंट में इन स्पेशीज के फॉसिल 1.8 मिलियन ईयर्स से पुराने नहीं है। केवल ईस्ट अफ्रीका एक ऐसी जगह है जहां पे 5.6 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। तो इसके बेसिस पे क्या एसेस किया गया कि भाई ये जो होमोनिड्स है ना, इनका ओरिजिन कहां से हुआ है, अफ्रीका से हुआ है। और इसका एक और बेसिस है, आज की डेट में जब आप अफ्रीकन एप्स को देखते हो तो होमोनिड्स के फॉसिल का जो स्ट्रक्चर है वो आज की डेट के अफ्रीकन एप्स से बहुत ज्यादा मिलता हुआ है। ये सिमिलरिटी भी कहीं और नहीं पाई गई है। यहाँ पे मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। अगले वीडियो में इस पूरे टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। थोड़ा दिमाग लगाने वाले टॉपिक्स आ रहे हैं अब, ठीक है ना, तो आपको अपना दिमाग खुला रखना है। तो इस समय पे अभी यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ।